मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन और पूजन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को पूरे मंदिर प्रांगण का भ्रमण कराया और मंदिर के बारे में जानकारी दी। तो वाराणसी के दौरे पर भी रहे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम अपनी पत्नी के साथ, और इस दौरान उन्होंने खरीदारी भी की और यूपीआई के जरिए रुपे कार्ड से उन्होंने पेमेंट किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद थी और अपने वाराणसी दौरे के दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की दुकान से खरीदारी की और रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट किया। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं इससे स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी रुपे कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जो वाराणसी साड़ियां हैं, जो बनारस की पहचान है, उसी तरह की एक दुकान पर पहुंचे थे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, और जो खरीदारी उन्होंने यहां से की उसका जो पेमेंट किया वो रुपे कार्ड के जरिए किया। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के भारत दौरा जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है और इसी क्रम में उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं भी प्रेषित की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। Not a coincidence also, my father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. And today it gives me great pleasure to wish, I was the first one to wish him already, 1 week ahead, happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. और इसके अलावा बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने वाराणसी के दौरे को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने इस तरह का स्वागत नहीं देखा। He's tremendously successful. I was very touched when I landed at Varanasi. The people on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. और दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने अफवाह बताया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक न्यायालय परिसर में बम संबंधी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई। इसके तहत दिल्ली पुलिस की टीम बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड कोर्ट परिसर में पहुंचा और जांच पड़ताल की गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला था। एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट की पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया था और जो कोर्ट बैठी हुई थी, जो बेंचेस थी, उनको स्थगित कर दिया गया था। ईमेल में जजेस के कमरे और कोर्ट परिसर में 3 बम होने की सूचना दी गई थी। ईमेल नॉर्मली देखने पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसको पूर्णतः चेक कर लिया गया, ये हॉक्स कॉल। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की खबर अफवाह निकली। धमकी भरे ईमेल के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था और अदालती कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल जांच में कुछ भी नहीं मिला है। जांच में एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में जुटी हुई हैं। मुंबई हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं और जो भी बार रूम्स है, जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है।
और भारत हरित ऊर्जा में तेजी से काम कर रहा है और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के निम्न कार्बन मार्ग से जुड़ी जानकारी उन्होंने साझा की। उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता होगी। उजाला के तहत 4 अरब एलईडी बल्ब जलाए जाएंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख घरों में एलपीजी पहुंचाई जाएगी। 2030 तक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 15% हो जाएगी और 2020 में ही भारत 6 मानदंड अपनाए गए थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे उत्सर्जन मानक हैं जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुए और वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अपनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा है कि 5 MMT हरित हाइड्रोजन लक्ष्य के साथ ही स्वदेशी एल्युमिनियम बैटरी तकनीक होगी। 113वीं CBG यानी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र 775 टन प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं। सतत विकास के तहत 500 की योजना है। देश की 65% आबादी गांवों में रहती है और इसी वजह से गांवों का विकास मोदी सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल है। पिछले 11 वर्षों के प्रयासों से गांवों का जीवन स्तर बहुत सुधरा है। गांवों में विकास यात्रा में बिहार के गांव केंद्र सरकार के एजेंडे के केंद्र में है। विकास यात्रा को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया और इस संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 53,419 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़कें और 1,153 पुल बनाए जा चुके हैं। वहीं 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन सड़क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,12,000 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसमें 4 अगस्त 2025 तक 38,39,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में ही गया और मोतिहारी में 12,000 परिवारों को घर सौंप चुके हैं। गांवों में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार में 2014 से जुलाई 2025 तक 1 करोड़ 39 लाख व्यक्तिगत शौचालय और 9,364 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बिहार को 7 अगस्त 2025 तक 73.88 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में 548.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे रोजगार और मछली पालन में व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिली है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना में भी बिहार में तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निरंतर कोशिशों से बिहार का ग्रामीण विकास तेजी से हो रहा है। बुनियादी ढांचे, आवास और स्वच्छता, कृषि और मत्स्य पालन से लेकर रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव साफ दिखाई पड़ रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई है, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं।
नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबर पंजाब से, जहां के आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को एडिशनल सेशन जज प्रेम कुमार की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। उन्हें दलित महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में कोर्ट ने 10 सितंबर को दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि मनजिंदर सिंह लालपुरा विधानसभा क्षेत्र खडूर साहिब से विधायक है। मामला 2013 का है, जब एक महिला ने छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप मनजिंदर समेत अन्य 11 लोगों पर लगाया था। अब 12 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया है। और खबर पंजाब से है, जहां आई भीषण बाढ़ में हुई तबाही से अब तक 2214 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं 55 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग लापता हैं। इसके अलावा 23,337 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और 3,88,508 लोग बेघर हो गए हैं। राज्य में अब तक लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी फसल को नुकसान पहुंच चुका है। और पंजाब में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं। पंजाब में भयंकर बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मोटला में भारतीय सेना बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य चला रही है, जिसके निरीक्षण के बाद संजय सेठ अमृतसर पहुंचे, जहां बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है। वहीं राहत और बचाव कार्य के साथ साथ सेवा कार्यों का भी संजय सेठ ने जायजा लिया। अमृतसर में राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ का 2 दिन का दौरा है, जहां बाढ़ग्रस्त इलाकों में चल रहे राहत कार्यों का वो अवलोकन करेंगे। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में दूत बनकर हमारे भारतीय सेना के वीर जवान, जब जब भारत में कोई संकट आया है, हमारे पराक्रमी वीर उस संकट के घड़ी से लोगों को निकालना। 26 तारीख को यहां पानी आया और सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान और बीएसएफ के जवान कूद गए। कैसे राहत सामग्री, बच्चों को दूध, ब्रेड, दवाइयां, बिजली की आपूर्ति, केरोसिन, ये सब में लगे हुए हैं हमारे सेना के जवान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की ऑपरेशन सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 4 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए गए हैं। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद दिल्ली FRRO की मदद से इनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इनमें 1 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं, जो कि साल 2017 से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान ढाका में साउथ पारा के निवासी फरजाना अख्तर के रूप में हुई है। वहीं आरको खान और नजमा बेगम बांग्लादेश में जसोर जिले की रहने वाली हैं। इसके अलावा रेशमा अख्तर बांग्लादेश के पलपारा की रहने वाली है। तो अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है लगातार, और दिल्ली में ये कार्रवाई लगातार जारी है। 4 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बाद निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 1 पुरुष और 3 महिलाएं इसमें शामिल हैं। बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से ये नई दिल्ली में आए थे और 2017 से ही वो भारत में रह रहे थे। तो जब लगातार घुसपैठ जिसकी चर्चा की जा रही है और जो कहा जा रहा है कि उनकी धरपकड़ की जा रही है, आम लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो चिन्हित करें और बताएं अगर ऐसे लोग उनके आसपास रह रहे हैं जो बाहर से आए हैं या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, तो उनके बारे में जानकारी दें। और खराब मौसम की वजह से अस्थायी रूप से बंद की गई श्री माता वैष्णो देवी यात्रा रविवार 14 सितंबर से
फिर से शुरू हो जाएगी। खराब मौसम और तीर्थस्थल तक जाने वाले मार्ग के आवश्यक रखरखाव के कारण इस यात्रा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों को सलाह दी है कि वे वैध पहचान पत्र साथ रखें, निर्धारित मार्गों का पालन करें और जमीनी कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। इसके साथ ही श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org को लाइव अपडेट, बुकिंग सेवा और हेल्पलाइन सहायता के लिए इस्तेमाल करें। श्राइन बोर्ड अस्थायी निलंबन के दौरान सभी भक्तों के धैर्य और समझ के लिए उसने उनका आभार जताया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO 763 सीमा सड़क कार्य बल में तवांग के चुनौतीपूर्ण भूभाग के सड़क निर्माण में लगे अस्थायी वेतन भोगी मजदूरों के बच्चों के लिए एक खेल और सीखने का कमरा उसने बनाया है। इस कमरे में माताओं के लिए शिशुओं की गरिमापूर्ण देखभाल के लिए भोजन कक्ष, पीने का साफ पानी, खेलने के लिए आंतरिक स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, शैक्षिक चार्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती एक बार फिर चर्चा में है। भारत के लिए नियुक्त अमेरिकी राजनयिक सर्जियो गोर ने ट्रंप मोदी संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर में महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक हैं। सीनेट में अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक विकास और सैन्य क्षमताएं साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। गोर ने कहा कि भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करने को वो प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विस्तार, रक्षा प्रणालियों के विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण रक्षा सौदों को पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत की 140 करोड़ की आबादी और भारत के तेजी से विकास करते हुए मध्यम वर्गीय लोग अमेरिका के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक अनेक अवसर खोलते हैं। The President has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. In fact, if you have noticed, when he has gone after other nations, he tends to go after their leaders for putting us in that position and for the United States imposing those tariffs. When the President has been critical of India, he has gone out of his way to compliment Prime Minister Modi. They have an incredible relationship. I've been with him in the same room. We're not that far apart on a deal already on these tariffs. और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के नामांकन को अहम बताया है। उन्होंने कहा कि यह नामांकन अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संबंधों का प्रतीक है। रूबियो ने जोर दिया कि 21वीं सदी की कहानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी और भारत इसके केंद्र में है। विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लड़ाकू कमान के नाम को बदलना भी इस रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका और भारत असाधारण बदलाव के इस दौर से गुजर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर साथ काम करने की जरूरत है। रूबियो ने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिनिधि का होना जिसे प्रशासन और ओवल ऑफिस दोनों में सीधी पहुंच हो, अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। India is, I would say, one of the top relationships the United States has in the world today in terms of the future of what the world's going to look like. The 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through. और अमेरिका के टेक्सास शहर में हुई भारतीय मूल के चंद्र नागमलैया की मौत पर ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने शोक व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में महावाणिज्य दूतावास ने लिखा कि ह्यूस्टन स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया की दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता है। उनकी टेक्सास के डलास स्थित कार्यस्थल पर निर्मम हत्या कर दी गई। हम परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। आरोपी डलास पुलिस की हिरासत में है। हम मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
और अगस्त में हुए यूपीआई नियमों में बदलाव के बाद एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स को और आसान बना रहा है। अब पर्सन टू मर्चेंट यानी P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाई जा रही है। 15 सितंबर 2025 से आप 2 लाख की जगह 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 24 घंटे में 10 लाख रुपए तक का पेमेंट कर सकेंगे। सरकारी ई मार्केट प्लेस और टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी जाएगी। ट्रैवल बुकिंग में अब 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में एक बार में 5 लाख, प्रतिदिन अधिकतम 6 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। लोन और ईएमआई कलेक्शन की सीमा को भी बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन से अधिकतम 10 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ज्वेलरी खरीदारी में नई लिमिट के बाद अब 1 लाख की जगह आप 2 लाख रुपए प्रति ट्रांजैक्शन, डेली कैप 6 लाख तक का भुगतान कर सकेंगे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बडरबी से सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिजोरम रेल के नक्शे से जुड़ जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को साकार करने में झारखंड का भी बहुत बड़ा योगदान है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की बुनियाद झारखंड के पाकुड़ जिले के पत्थरों से बनाई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। गहरी खाइयों, ऊंची नीची घाटियों और घने जंगलों के बीच इस ट्रैक का निर्माण अपने आप में चुनौती थी, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य था इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। इस ट्रैक पर बने एक ब्रिज की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज्यादा है। ऐसे में इंजीनियरों के लिए मजबूत आधार बनाना जरूरी था। इसके लिए ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर और ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टोन चिप्स झारखंड के पाकुड़ जिले से मंगाए गए। झारखंड से जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ज्यादा हाइट वाले, तो उसमें जो भी चिप्स, स्टोन चिप्स यूज हुआ है वो पाकुड़ का से लाया गया है। दूसरा, जो ट्रैक के ऊपर जो बालास्ट होता है उस पे जो हमारा वो भी पाकुड़ से आया है। रेलवे के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी के मुताबिक पाकुड़ के पत्थर अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये पत्थर हर पैमाने पर फिट बैठते हैं। एक इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, उसका सम प्रॉपर्टी होता है, उसको फुलफिल करना होता है, तो वो उसमें उस ग्रेड में जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वो क्वालिटी पे खरा उतरता है। रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि पाकुड़ के पत्थर बेसोल्टिक रॉक होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। इनके ग्रेन्स बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये चट्टानें बेहद कठोर और टिकाऊ होती हैं। पाकुड़ के चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है और पाकुड़ के जो चट्टान या पत्थर बोलिए वो बेसिकली बेसोल्टिक रॉक है जो ज्वालामुखी लावा के फ्लो से बना है, और ये इसको हम लोग राजमहल ट्रैप भी कहते हैं। और इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है, और इसका कारण क्या है कि जब लावा धरती के ऊपर आया क्रिटेशियस एज, आज से करीबन 12 से 13 करोड़ वर्ष पहले, क्रिटेशियस एज के बाद ज्वालामुखी विस्फोट में ये आपका पत्थर जो है स्टोन्स बनने लगे, क्रिस्टलाइज्ड होने लगे, तो इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है क्योंकि ये तुरंत क्रिस्टलाइज हो गए, जिसके चलते आज ये पत्थर की जो हार्डनेस वगैरह जो है ना काफी ज्यादा है। पाकुड़ के पत्थर अपनी मजबूती के लिए देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। बड़ी और टिकाऊ संरचनाओं में इनका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र इस तरह के खनिज संपदा से भरपूर है। दो पत्थर मेन है, एक आपका इग्नियस और दूसरा आपका मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक तो हाईली मेटामॉर्फोस्ड हो गया, तो इग्नियसी रॉक है जिसमें बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेकोरेटिव पर्पस, कंस्ट्रक्शन पर्पस, रोड बनाने के लिए और आपका रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और भी बहुत सारे ये दो पत्थर हमारा बेसिक इन्वॉल्व होता है। जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है वहाँ इस तरह के पत्थर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा ही है छोटनागपुर प्लेटो जो है। तो चाहे छोटनागपुर, बंगाल नीस इसको पहले बोलते थे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था जो सारे इसी में थे। तो बहुत जगह माइनिंग होता है आपका स्टोन्स का। हमने कहा सिंहभूम से लेकर, खूंटी से लेकर, पाकुड़ से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा, झारखंड, सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड के पाकुड़ से निकले ये पत्थर अब मिजोरम में विकास की नई पटरी की नींव बन चुके हैं। झारखंड के पाकुड़ के पत्थर मिजोरम तक पहुंच रही रेल ट्रैक की बुनियाद को मजबूती से थामे खड़े हैं। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि झारखंड के योगदान और देश की एकजुट ताकत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं गौरव पुष्कर।
और अब बात करेंगे खेल की खबरों की। दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान का कहना है कि आज भारतीय टेबल टेनिस नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। क्या कुछ कहा उन्होंने हमारे सहयोगी संवाददाता से बातचीत के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आयोजित नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग में शानदार मुकाबला सामने आया। जी साथियान और अंकुश के बीच जो मैच था वो दिल थमाने वाला था। मेरे साथ जी साथियान मौजूद हैं। साथियान, बहुत बहुत बधाई हो, आपने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। एक जो है सांसें थमाने वाला रोमांचक मुकाबला हमने देखा इस चैंपियनशिप में। जो टेनिस का स्तर आज हमारे देश में जो है एक हमने अचीव किया, जो बड़ा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सडनली आप अगर देखोगे इंडियन टेबल टेनिस एक एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है लास्ट फ्यू इयर्स में। हम इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल जीतने लगे। जापान, कोरिया, चाइना जैसा देश के टक्कर देने लगे हैं। और आप यंगस्टर्स को देखिए, यहाँ पे जो अंकुर अभी काफ़ी अपकमिंग यंगस्टर है, उसके साथ बहुत अच्छा मैच हुआ। बहुत खुश हूँ मैं जीता है, लेकिन मैं ये भी खुश हूँ कि ऐसे यंगस्टर्स इंडियन टेबल टेनिस को डेफिनेटली आगे पहुँचाएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो एक प्रतियोगिता का जो स्तर, जो टूर्नामेंट का लेवल था, 3000 खिलाड़ी आए, जूनियर खिलाड़ी आए, सीनियर खिलाड़ी आए। जो जूनियर खिलाड़ी हैं, जो नए बच्चे हैं, जो युवा लोग हैं, उनको आप जैसे खिलाड़ियों से क्या कुछ सीखने को मिलता है? वो एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत मजा आता है युवा खिलाड़ियों से जब खेलते हैं। उनका जो जोश देखता हूँ, उनका जो तजुर्बा देखता हूँ कि किसी को भी छोड़े, शरद कमल हो, सत्यन हो, कि वो लोग पूरा जान लगा के खेलते हैं। वो बहुत खुश लगता है मुझे कि उतना बिलीफ है उनको, हम किसी को भी मार सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर यंगस्टर्स के साथ मिलके इंडिया के लिए हम बड़ा मेडल एशियन गेम्स में लेके आएंगे। एशियन गेम्स की बात की आपने। इस तरह के जो टूर्नामेंट हैं, जब हम देश में बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, जो कि हमने अभी जो मैच देखा, जो एकदम जो टक्कर देखी, वो एशियन गेम्स जैसे जो टूर्नामेंट्स हैं, उसकी तैयारी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? सडनली आप जब ऐसे इवेंट्स खेलते हो कि इस लेवल पे जब खेलते हो, तभी आपको वो एक्सपीरियंस, एक्सपोजर मिलेगा मैच का। यहाँ पे एक नेशनल रैंकिंग, एक इंटरनेशनल इवेंट का लेवल का मैचेस हो रहा है। तो एशियन गेम्स में डेफिनेटली हम चाइना, जापान, कोरिया जैसे देशों से टक्कर होने वाला है। तो उम्मीद है कि ऐसे नेशनल रैंकिंग, नेशनल कैंप्स जब होगा, हम जरूर उनका टॉप कंट्रीज के साथ टक्कर देके इंडिया के लिए मेडल लेके आ सकते हैं। कैसी तैयारी है आपकी एशियन गेम्स के लिए? अभी से यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 10 महीने हैं। तो हम चाइना में अभी कैंप के लिए जा रहे हैं, इंडियन टीम। फिर एशियन चैंपियनशिप्स होने वाला है, और अभी यूरोप में भी हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और WTT सारा इवेंट्स भी, काफ़ी इंटरनेशनल इवेंट्स का एक्सपोजर भी करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि हम एशिया और यूरोप दोनों में ट्रेनिंग करके अपना गेम नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो ये थे जी साथियान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में टेबल टेनिस के गेम्स में देखें तो प्रतियोगिता का स्तर लगातार उच्च स्तरीय होता जा रहा है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ में सुशील कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दिया चितले का कहना है कि राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस स्पर्धा का स्तर बढ़ा है। वहीं उनके कोच सचिन शेट्टी ने टेबल टेनिस राष्ट्रीय रैंकिंग चैंपियनशिप की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की भागीदारी टेबल टेनिस के लिए अच्छा संकेत है। नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट मेरे साथ दिया चितले मौजूद है। मेरे साथ एक रोमांचक मुकाबले में इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया। इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको दिया इस शानदार जीत के लिए। जो मुकाबला था, हमने देखा कि जैसे सुतीर्थम मुखर्जी के साथ एक रोमांचक मैच देखा, जीत हासिल की। इस चैंपियनशिप का जो स्टैंडर्ड है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे लगता है कि सभी प्लेयर यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। पूरा इंडिया का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, और सब मैच मतलब मुझे अपना बेस्ट देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं सिर्फ वही ट्राई कर रही थी कि एवरी मैच मैं मेरा बेस्ट दूँ और एवरी पॉइंट के लिए खेलूँ। इस चैंपियनशिप में 3000 से ज़्यादा एंट्रीज आई, 3000 खिलाड़ियों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। जिस तरह से टेबल टेनिस देश में आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में आप किस स्तर पे इसको देख रहे हैं? जिस तरह से सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, सारे खिलाड़ियाँ आए हैं यहाँ प्रतियोगिता में, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन टॉप क्लास है, और प्लेयर्स लोगों को बहुत सारा एक्सपोजर मिला है इंटरनेशनल लेवल पे, गवर्नमेंट की तरफ से, और बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन से, फेडरेशन से, सब तरीके से मदद दी जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि प्लेयर्स लोग का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है और वो बहुत अच्छे लेवल पे खेल पा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रतियोगिता का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं हर तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिसका असर हम जो है कोर्ट पर साफ तौर पर देख सकते हैं। दिया, आने वाले समय में कौन कौन से टूर्नामेंट में हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करने वाले, और कैसी तैयारी है? अभी इसके बाद हम चाइना जा रहे हैं। वहाँ पे
10 डेज़ का कैंप है और उसके बाद चाइना स्मैश है, वो बहुत ही मतलब बड़े लेवल पर टूर्नामेंट होता है। और उसके बाद ऑफ कोर्स एशियन टीम चैम्पियनशिप्स है जो इंडिया में भुवनेश्वर में होने वाला है। तो पूरी टीम उसके लिए तैयार है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया का नाम रोशन करें। कोच के तौर पर स्पोर्ट्स में टेबल टेनिस हो चाहे बाकी के स्पोर्ट्स हो, पिछले 10 सालों में, पिछले 15 सालों में जो ये बदलाव हुआ है, इससे आप किस तरह देखते हैं? लास्ट 10-12 साल में आप देखोगे स्पोर्ट्स को बहुत सारी रिकॉग्निशन मिलने लगी है, खास करके गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है कि आप प्लेयर्स को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ा अप्रिशिएशन है कि आपको खास करके प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, सब आपको अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से सरकार खिलाड़ियों के साथ है और फेडरेशन और एसोसिएशन का भी खिलाड़ियों का साथ मिल रहा है और ये हम जमीनी स्तर पर साफ तौर पर देख भी सकते हैं। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे जीएसटी सुधारों की। महाराष्ट्र के व्यापारियों ने नए जीएसटी सुधारों का दिल खोलकर स्वागत किया है। उनके मुताबिक सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और कम अनुपालन बोझ से राज्य भर के छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा। में रिसेंटली सरकार ने बदलाव किया हुआ है और वो बदलाव बहुत ही स्वागतार्ह है, क्योंकि जो बदलाव अभी जीएसटी स्लैब में आया है, पहले तो उद्योजकों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उद्योजकों को पहले 4 स्लैब में उसका इनपुट क्रेडिट और उसका एक्सपेंसेस ये दोनों भी करना पड़ता था। 2 स्लैब होने की वजह से उसमें बहुत सारा सुधार आएगा। केंद्र शासन द्वारा जीएसटी पर जो करों की दरों में बदल लेने का जो निर्णय अभी लिया गया वो बहुत ही स्वागतार्ह है। ये निर्णय लेने के कारण बहुत सारी वस्तुएं जो 28% में थी और जो 12% में थी वो 18 और 5% में आने के कारण ग्राहकों को रिफाइनरी दरों में ये वस्तुएं मिलने की पूरी संभावना है। ये ग्राहक हित का निर्णय लेने की वजह से समस्त व्यापारी जगत की ओर से मैं अभिनंदन करता हूँ केंद्र शासन का। जीएसटी रिफॉर्म का जो चेंज आया है वो सबसे बेस्ट है, हिस्टोरिक है, बोलने में कोई ऐतराज नहीं रहेगा। ये कॉमन पब्लिक के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए, जीडीपी ग्रोथ करने के लिए, उसके लिए ये बूस्ट होगा। मोदी साहब ने जो जीएसटी में कर प्रणाली में जो बदलाव किया है वो बहुत बढ़िया है और इसका बेनिफिट पूरा देश को मिलने वाला है। और आम लोगों ने सराहना की है कि इन बदलावों से उचित मूल्य निर्धारण और वस्तुओं और सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे परिवारों और व्यवसायों दोनों को लाभ होगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं में मारे गए मृतकों के आंकड़े जारी किए हैं। स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने जेन जी के विरोध प्रदर्शन में अब तक 36 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर विकास देवकोटा ने बताया है कि हिंसा में अब तक कुल 36 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि देश भर के 52 अस्पतालों में कुल 284 लोगों का इलाज जारी है और कुल 1771 घायलों के इलाज के बाद घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न अस्पतालों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ये आंकड़े जारी किए हैं। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शपथ ग्रहण करने के बाद संसद परिसर में पेड़ लगाकर प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहे। इसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों और राज्यपाल
राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गौरतलब है कि सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुआ। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़रबी से सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मिजोरम रेल के नक्शे से जुड़ जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को साकार करने में झारखंड का भी अहम योगदान है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की बुनियाद झारखंड के पाकुड़ जिले के पत्थरों से बनाई गई है। गहरी खाइयों, ऊंची नीची घाटियों और घने जंगलों के बीच इस ट्रैक का निर्माण अपने आप में चुनौती थी, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य था इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। इस ट्रैक पर बने एक ब्रिज की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज्यादा है। ऐसे में इंजीनियरों के लिए मजबूत आधार बनाना जरूरी था। इसके लिए ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर और ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टोन चिप्स झारखंड के पाकुड़ जिले से मंगाए गए। झारखंड से जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ज़्यादा हाइट वाले, तो उसमें जो भी चिप्स, स्टोन चिप्स यूज हुआ है वो पाकुड़ का से लाया गया है। दूसरा, जो ट्रैक के ऊपर जो बैलास्ट होता है उस पे जो हमारा वो भी पाकुड़ से आया है। रेलवे के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी के मुताबिक पाकुड़ के पत्थर अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये पत्थर हर पैमाने पर फिट बैठते हैं। एक इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, उसका सम प्रॉपर्टी होता है, उसको फुलफिल करना होता है, तो वो उस ग्रेड में जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वो क्वालिटी पे खरा उतरता है। रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि पाकुड़ के पत्थर बेसोल्टिक रॉक होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। इनके ग्रेन्स बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये चट्टानें बेहद कठोर और टिकाऊ होती हैं। पाकुड़ के चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है और पाकुड़ के जो चट्टान या पत्थर बोलिए वो बेसिकली बेसोल्टिक रॉक है जो ज्वालामुखी लावा के फ्लो से बना है और ये इसको हम लोग राजमहल ट्रैप भी कहते हैं और इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है। और इसका कारण क्या है कि जब लावा धरती के ऊपर आया क्रिटेशियस एज, आज से करीबन 12 से 13 करोड़ वर्ष पहले, क्रिटेशियस एज के बाद ज्वालामुखी विस्फोट में ये आपका पत्थर जो है स्टोन्स बनने लगे, क्रिस्टलाइज्ड होने लगे, तो इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है क्योंकि ये तुरंत क्रिस्टलाइज हो गए, जिसके चलते आज ये पत्थर की जो हार्डनेस वगैरह जो है ना काफी ज्यादा है। पाकुड़ के पत्थर अपनी मजबूती के लिए देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। बड़ी और टिकाऊ संरचनाओं में इनका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र इस तरह के खनिज संपदा से भरपूर है। दो पत्थर मेन है, एक आपका इग्नियस और दूसरा आपका मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक तो हाईली मेटामॉर्फोस्ड हो गया, तो इग्नियस ही रॉक है जिसमें बेसॉल्ट एंड ग्रेनाइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेकोरेटिव पर्पस, कंस्ट्रक्शंस पर्पस, रोड बनाने के लिए और आपका रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और भी बहुत सारे ये दो पत्थर हमारा बेसिक इन्वॉल्व होता है। जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है वहाँ इस तरह के पत्थर मिलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा ही है छोटनागपुर प्लेटो जो है। तो चाहे छोटनागपुर, बंगाल नीस इसको पहले बोलते थे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था जो सारे इसी में थे। तो बहुत जगह माइनिंग होता है आपका स्टोन्स का। हमने कहा सिंहभूम से लेकर, खूंटी से लेकर, पाकुड़ से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा, झारखंड, सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड के पाकुड़ से निकले ये पत्थर अब मिजोरम में विकास की नई पटरी की नींव बन चुके हैं। झारखंड के पाकुड़ के पत्थर मिजोरम तक पहुंच रही रेल ट्रैक की बुनियाद को मजबूती से थामे खड़े हैं। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि झारखंड के योगदान और देश की एकजुट ताकत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं गौरव पुष्कर। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आइजॉल में पत्रकारों को प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि देश के रेल मानचित्र से पहली बार जुड़ने जा रहे मिजोरम में प्रधानमंत्री द्वारा 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की ढुलाई सस्ती होगी और किसानों के उत्पाद भी दूर तक पहुंच सकेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे बैरबी सारंग को प्रोजेक्ट को, उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजॉल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। और इससे लोगों का आने जाने का बहुत बड़ी एक सुविधा मिलेगी, सामान को लाने की सुविधा कर सकें। तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, परसों से मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मिजोरम में नवनिर्मित बैरागी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। लगभग 51 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन पर कई बड़े पुल हैं, जिनमें से एक पुल जमीन से 114 मीटर ऊंचा है। इस पुल पर डीडी न्यूज की टीम पहुंची और इस टीम ने यहां का जायजा भी लिया और मिजोरम के लोगों के लिए इसके महत्व की जानकारी हासिल की। प्रकृति के गोद में बसा मिजोरम को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा शनिवार को मिलने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ पूर्वोत्तर के इस राज्य को रेल कनेक्टिविटी का तोहफा मिल जाएगा। सारंग और बैराबी के बीच 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का निर्माण किया गया है, जिसमें इस ब्रिज ने, जो हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह ब्रिज जमीन से तकरीबन 114 मीटर ऊपर तैयार किया गया है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में इस ब्रिज समेत तकरीबन जो ये रेलवे परियोजना है इसका शिलान्यास किया था, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण में 5-6 वर्षों का जहां समय लगा, वहीं पूरी जो परियोजना है वो लगभग 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है और यह ब्रिज जो है 5 से 7 वर्षों में बनकर तैयार हो गया, जिसमें भारतीय रेल के इंजीनियरों का एक बेहतरीन कारीगरी हम कह सकते हैं। और इससे ये साफ पता चल रहा है कि भारतीय रेल के जो जांबाज इंजीनियर हैं, उन्होंने कितनी मशक्कत की होगी इस ब्रिज के निर्माण में, जिससे कनेक्टिविटी के मोर्चे पर हिंदुस्तान समृद्ध हो रहा है। कैमरामैन मोंटी के साथ मिजोरम की राजधानी आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और पूर्वोत्तर भारत अब इतिहास रच रहा है, जहां विभिन्न रेल परियोजनाओं के माध्यम से विकास के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अखबार के लेख के माध्यम से पूर्वोत्तर की विकास गाथा को लेकर बड़े दावे किए, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग प्रगति की आकांक्षा रखते हैं और अब उन्हें आजादी के बाद पहली बार उनका हक मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग प्रगति की आकांक्षा रखते हैं और अब उन्हें पहली बार आजादी के बाद उनका हक मिल रहा है, कनेक्टिविटी हो रही, रेल कनेक्टिविटी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति ने पूर्वोत्तर राज्यों का विकास किया है। अश्विनी वैष्णव ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 51 किलोमीटर लंबा बैराबी सरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो पहली बार मिजोरम के आइजॉल को राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ेगा। तो पहली बार मिजोरम आइजॉल राष्ट्रीय रेल के राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ जाएगा। दिल्ली के लिए, कलकत्ता के लिए सीधी ट्रेनें मिलेंगी। रेलवे ने मिजोरम को जोड़ने के लिए 143 ब्रिज और 45 टनल बनाए। ये पुल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, जबकि इस पुल की ऊंचाई जो है वो 114 मीटर है। तो 42 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार से भी। पीएम सारंग से दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी के लिए 3 नई रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत के साथ ही दिल्ली से मिजोरम की दूरी 8 घंटे तक कम हो जाएगी। रेल नेटवर्क से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और भरपूर लाभ मिलेगा। क्षेत्र के लिए रेल बजट आवंटन 2009 से 2014 की अवधि की तुलना में अब 5 गुना बढ़ चुका है, 5 टाइम्स रेज हुआ है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 10,440 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये इस वित्तीय वर्ष के लिए की बात कही जा रही है। 2014 से 2025 तक
जो 11 वर्षों तक कुल बजटीय आवंटन 62,477 करोड़ रुपए रहा है, जबकि 77,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई रेलवे परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। तो आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया गया है पूर्वोत्तर के रेल नेटवर्क के विकास की अगर बात की जाए तो। और मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार से बात की डीडी न्यूज की टीम ने। और दिलीप कुमार ने बताया कि जल्द ही मिजोरम को मालगाड़ियां भी मिलेंगी, जिससे यहां तक सामान लाना ले जाना आसान हो सकेगा। कितना बड़ा ये मौका है, 3 रेल और रेल कनेक्टिविटी 51 किलोमीटर, बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं उनको रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए भारतीय रेल काम कर रहा है और इसी श्रृंखला में जो वैरवी से सारंग का जो सेक्शन है 51 किलोमीटर का, वह बनकर के तैयार हुआ है और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका उद्घाटन होने वाला है। तो निश्चित रूप से मिजोरम के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, पूरे देश के लिए भी खुशी की बात है कि मिजोरम जो है वो रेलवे मैप से इस ढंग से जुड़ रहा है। आइजोल तक आना अब सहज हो जाएगा और यह जो राज्य है लुशाई हिल और मिजो पहाड़ियां जो हैं ये अपने आप में काफी खूबसूरत हैं। तो पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दृष्टि से इनका बड़ा महत्व होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 3 नई गाड़ियों को फ्लैग ऑफ भी करने वाले हैं, जिसमें पहली गाड़ी जो है वो राजधानी एक्सप्रेस है, जिसका परिचालन सारंग और दिल्ली के बीच में किया जाएगा। यह एक डेली सर्विस, यह एक वीकली सर्विस होगी और फिर हम लोग सारंग और कोलकाता के बीच में एक ट्राई वीकली सर्विस देने वाले हैं, जबकि सारंग और गुवाहाटी के बीच में डेली सर्विस की शुरुआत होने वाली है। तो एक साथ 3 गाड़ियों की सौगात मिजोरम को मिलने वाला है और साथ ही इस क्षेत्र के जो दूसरे राज्य हैं उनको भी इस सौगात का काफी लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से यह भारतीय रेल के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिजोरम के लोगों के लिए यह उत्सव का दिन है, उल्लास का दिन है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी एक साथ 3 नई गाड़ियां जो हैं वह सौगात के रूप में इस प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम की पहली राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये नई ट्रेन सेवा राष्ट्रीय राजधानी और मिजोरम के बीच सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो लगभग 43 घंटे 25 मिनट में 2510 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, 2500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। आजादी के बाद पहली बार देश की राजधानी दिल्ली से आइजोल तक सीधी ट्रेन सेवा शुरुआत की जा रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों के बीच खुशी की लहर है। एकदम खुशी होता है, सस्ता है, 12 भी इतना सस्ता होता ना, इसके लिए पब्लिक के लिए एकदम बढ़िया से बढ़िया होता है। इसके लिए जल्दी से जल्दी खुल्दी से रेशन वगैरह वाला भी सस्ता से मिलेगा, सामान वगैरह वाला भी उसको 12 का सस्ता होगा। अच्छा है, अत्यंत लाभदायक होगा ये। आप लोग जैसा जानते हैं, मैं तो प्रोजेक्ट जब से कमीशन हो रहा था उस स्टेज में भी जब आया हूँ, यहाँ हर आदमी बच्चे से लेकर बूढ़ा जो लोग मुझे मिलते आए हैं पिछले 2 महीने 3 महीने से, जब से ये कंप्लीशन का काम चल रहा है, हर आदमी इस सर्विस को बहुत जल्दी करें। इसमें न केवल पैसेंजर सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज भी हम लोग कल इनॉग्रेशन होगी पैसेंजर सर्विसेज और 14 तारीख से गुड सर्विसेज हो जाएंगी। तो आप पूरे सारंग तक स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन्स हर चीज यहाँ आएगी, तो पूरे इस स्टेट की इकोनॉमिक्स ही बदल जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से जुड़ा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का लेख साझा किया है। भूपेंद्र यादव ने अपने लेख में इस महत्वाकांक्षी और बहुआयामी विकास योजना के कई पहलुओं को सामने रखा। इस परियोजना के तहत 14.2 मिलियन क्षमता का अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है। इसके साथ यात्रियों के लिए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण भी किया जाएगा। 450 मेगावोल्ट एम्पियर गैस और सौर आधारित पावर प्लांट के साथ साथ 16,610 हेक्टेयर क्षेत्र में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी। परियोजना विकास कार्य को लेकर कोई देरी ना हो, इसके लिए अनुसंधान संस्थानों को 281.55 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। इसके कारण शोम्पेन और निकोबारी जनजातियां भी अपने जंगलों से विस्थापित नहीं होंगी। उनके कल्याण के लिए अलग समिति का गठन किया गया है। यह परियोजना भारत की रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, रोजगार सृजन
और संपूर्ण द्वीप का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। साल 2035 तक प्रथम चरण में 72.12 वर्ग किलोमीटर तक का विकास कार्य पूरा किया जाएगा। साल 2047 तक बाकी के 2 चरणों का काम पूरा कर लिया जाएगा। पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए 65.99 वर्ग किलोमीटर एरिया को ग्रीन जोन में सुरक्षित रखा जाएगा। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए भी 8 कॉरिडोर योजना में शामिल किए गए हैं। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों पर बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देश भर में लागू होना चाहिए। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि साफ प्रदूषण मुक्त हवा सिर्फ दिल्ली में रहने वाले एलीट लोगों का ही अधिकार नहीं है, बल्कि देश भर में रहने वाले लोगों का भी यह हक बनता है। ऐसे में पटाखों को लेकर लाई जाने वाली पॉलिसी पूरे देश भर में लागू होनी चाहिए। बेंच ने सवाल भी किया कि अगर दिल्ली एनसीआर के लोगों को साफ हवा का हक है, तो देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं है? सिर्फ इसलिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां सुप्रीम कोर्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ही प्रदूषण मुक्त हवा मिलनी चाहिए। जस्टिस गवई के मुताबिक अगर दिल्ली के पटाखों पर बैन लगता है तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। दरअसल दिल्ली एनसीआर में राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के मद्देनजर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है। इस फैसले को फायर वर्क ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडिक कलेक्टिव और हरियाणा फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स नाम की संस्थाओं ने कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक कई पटाखा कारोबारियों के पास 2027-28 तक का वैध लाइसेंस था, लेकिन कोर्ट के पिछले आदेशों के कारण उन्हें रद्द किया जा रहा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए गए जीएसटी की दरों में कमी के फैसले का पूरे देश ने स्वागत किया है। यह फैसला केवल व्यापारियों के हित में ही नहीं है, बल्कि देश की महिलाओं के हित में भी है। जीएसटी की दरों में कमी से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे गृहिणियां खुश हैं। सरकार ने जीएसटी पे से जो फायदा हुआ है वो सभी गृहिणियों को मिलने वाला है। आर्थिक बजट जो है गृहिणी का वह भी बहुत कम होने जाने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। पीएम ने ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पोर्टल लॉन्च किया। पांडुलिपि डिजिटलीकरण, उनके संरक्षण और सब तक पहुंच की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन शनिवार तक चलेगा। सम्मेलन में देश विदेश से 1100 से अधिक विद्वान और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति है। ज्ञान भारतम पहल का उद्देश्य देश की अद्वितीय पांडुलिपि संपदा को पुनर्जीवित करना और इसके वैश्विक ज्ञान संवाद के केंद्र में रखने की दिशा में कदम उठाना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर का दौरा करेंगे। पीएम वहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है।
मणिपुर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य का दौरा करेंगे। पीएम चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। चुराचांदपुर में पीएम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे उनमें 3,600 करोड़ की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी प्रयास मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। नमस्ते मोदी जी, वेलकम टू चुराचांदपुर। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर और इम्फाल में जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे उनमें मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्री पुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित इमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर में जो आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहा है, सब खुश है। अब खुश है, पर डेवलपमेंट भी आएगा, वो आएगा। And I would like to welcome our Prime Minister Narendra Modi, and I hope he brings peace and prosperity to our state. हमारा प्रधानमंत्री आने से विकास बहुत अच्छा से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी स्वागत करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, हम आशा करते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इसके फायदा हम मणिपुर वासियों को ही ये फायदा हमें लेना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठाती रही है। पीएम का विजन पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा का केंद्र बिंदु बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल और चुराचांदपुर में जो जनता से संवाद करेंगे, वही संवाद मणिपुर की भविष्य की दिशा व दशा तय करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सहयोगी उर्मलेश के साथ मैं निशांत राय, डीडी न्यूज इम्फाल। और खबर बिहार से, जहां कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां से जुड़ा हुआ AI जनरेटेड वीडियो दरअसल विवाद का विषय बन गया है। तो इस खबर को हम आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर बिहार से, और बिहार की सियासत कितने निचले स्तर तक गिरती जा रही है, इसका भी एक मुजाहिरा आप देख सकेंगे। बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां से जुड़ा AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट करने को लेकर बीजेपी और JDU लगातार हमलावर है। इस वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और गिरिराज सिंह ने कहा है कि इससे कांग्रेस की कुंठित मानसिकता एक बार फिर सामने आई है। गंदी मानसिकता से कांग्रेस पार्टी ग्रस्त है। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं है। किसी की मां को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त है और ये मान के चल रहे हैं वो, अब देश की जनता उनको कभी स्वीकार नहीं कर रही। ये कांग्रेस RJD फ्रॉड जैसे लोग, उन्होंने जो माँ इस धरती पर नहीं है, AI टेक्नोलॉजी से उनके मुंह से हल्की बातें निकाल करके इतना घटिया काम कर रहा है। अब मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर नेहरू का, माउंटबेटन का अगर AI हम बना के चलाएं तब क्या करोगे? और दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की खबरों को दिल्ली पुलिस ने अफवाह बताया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक न्यायालय परिसर में बम संबंधी सूचना मिलने पर
त्वरित कार्रवाई की गई। इसके तहत दिल्ली पुलिस की टीम बम निरोधक व डॉग स्क्वाड कोर्ट परिसर में पहुंचा और जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। आपको बता दें कि आज सुबह दिल्ली हाईकोर्ट में बम होने की धमकी भरा ईमेल मिला था। एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट की पुरानी इमारत को खाली करा लिया गया और बेंचेस को स्थगित कर दिया गया, यानी कि जो कोर्ट बैठी हुई थी उनको स्थगित कर दिया गया। ईमेल में जजों के कमरे और कोर्ट परिसर में 3 बम होने की सूचना दी गई थी। ईमेल नॉर्मली देखने पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, इसको पूर्णतः चेक कर लिया गया, ये हॉक्स पोल। दिल्ली हाईकोर्ट के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की खबर जो है वो अफवाह निकली। धमकी भरे ईमेल के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया था और अदालती कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल जांच में कुछ भी नहीं मिला है। जांच में एजेंसियां ईमेल भेजने वाले का पता लगाने में अब जुटी हुई हैं। हाईकोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं और जो भी बार रूम्स है, जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। भारत हरित ऊर्जा में तेजी से काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि भारत में 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता होगी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के निम्न कार्बन मार्ग से जुड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने पोस्ट के जरिए बताया है कि 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता होगी। उजाला के तहत 4 अरब एलईडी बल्ब जलाए जाएंगे। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख घरों में एलपीजी पहुंचाई जाएगी। 2030 तक गैस की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 15% हो जाएगी और 2020 में ही भारत 6 मानदंड अपनाए गए थे। भारत 6 भारत सरकार द्वारा निर्धारित ऐसे उत्सर्जन मानक हैं जो 1 अप्रैल 2020 से लागू हुए और वाहनों में से निकलने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से अपनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री ने आगे लिखा है कि 5 MMT हरित हाइड्रोजन लक्ष्य के साथ ही स्वदेशी एल्युमिनियम बैटरी तकनीक होगी। 113 CBG यानी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र 775 टन प्रतिदिन उत्पादन कर रहे हैं। सतत विकास के तहत 500 की योजना है। और बात ग्रामीण विकास की। देश के 65% आबादी जो है वो गांवों में बसती है और इसी वजह से गांवों का विकास मोदी सरकार के प्राथमिक एजेंडे में शामिल रहा है। पिछले 11 वर्षों के दौरान कई प्रयास किए गए और गांवों के जीवन स्तर में बहुत सुधार किया गया। गांवों के विकास यात्रा में बिहार के गांव केंद्र सरकार के एजेंडे में केंद्र में रहे हैं। विकास यात्रा को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया और इस संस्था के खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। बिहार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 53,419 किलोमीटर से अधिक की ग्रामीण सड़कें और 1,153 पुल बनाए जा चुके हैं। वहीं 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के बख्तियारपुर से मोकामा तक 4 लेन की सड़क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,12,000 पक्के मकान बनाने का लक्ष्य है, जिससे 4 अगस्त 2025 तक 38,39,000 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 में ही गया और मोतिहारी में 12,000 परिवारों को घर सौंप चुके हैं। गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार में 2014 से जुलाई 2025 तक 1,39,00,000 व्यक्तिगत शौचालय और 9,364 सामुदायिक स्वच्छता परिवारों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बिहार को 7 अगस्त 2025 तक 73,088 लाख से अधिक लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बिहार में 548.13 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिससे रोजगार और मछली पालन के व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिली है। इसके साथ ही जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना से भी बिहार में
तेजी से विकास कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास से बिहार का ग्रामीण विकास तेजी से हो रहा है। बुनियादी ढांचे, आवास और स्वच्छता, कृषि और मत्स्य पालन से लेकर रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छ ऊर्जा तक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। और बात करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम की भारत यात्रा की। और वो अपनी पत्नी के साथ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन और पूजन उन्होंने किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मॉरिशस के पीएम को पूरे मंदिर प्रांगण का भ्रमण कराया और मंदिर के बारे में विशेष जानकारी भी दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने आज काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उनका स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने वाराणसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की दुकान से खरीदारी की और रुपे कार्ड का इस्तेमाल कर पेमेंट भी किया। इस वीडियो से स्पष्ट होता है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रुपे कार्ड का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों मॉरिशस के साथ एक समझौता किया गया था जिसके तहत रुपे कार्ड और यूपीआई का को लेकर के समझौता किया गया था, वहां पर भी इसके चलन के लिए। और रुपे कार्ड से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने पेमेंट किया। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत के दौरे पर हैं। इस क्रम में उन्होंने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के आगामी जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा। Not a coincidence also, the father of the nation, my father, his birthday is on the 18th. We're going to celebrate his 125th birthday in Mauritius on the 18th. And today it gives me great pleasure to wish, I was the first one to wish him already, 1 week ahead, happy birthday, because we want to see him in good health and able to lead this country as he's doing at the moment. इसके अलावा बातचीत के दौरान उन्होंने वाराणसी के दौरे को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने इस तरह का स्वागत नहीं देखा। It's been tremendously successful. I was very touched when I landed at Varanasi. The people were on the street everywhere with flags. They've been waiting there for ages apparently. The welcome, even today, the welcome is tremendous. I've never seen this before. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बडरबी से सायरंग रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही मिजोरम रेल के नक्शे से जुड़ जाएगा। इस ऐतिहासिक पल को साकार करने में झारखंड का भी अहम योगदान है। लगभग 52 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन की बुनियाद झारखंड के पाकुड़ जिले के पत्थरों से बनाई गई है।
गहरी खाइयों, ऊंची नीची घाटियों और घने जंगलों के बीच इस ट्रैक का निर्माण अपने आप में चुनौती थी, लेकिन इससे भी बड़ा लक्ष्य था इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाना। इस ट्रैक पर बने एक ब्रिज की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ज्यादा है। ऐसे में इंजीनियरों के लिए मजबूत आधार बनाना जरूरी था। इसके लिए ट्रैक पर बिछाए जाने वाले पत्थर और ब्रिज निर्माण में इस्तेमाल होने वाले स्टोन चिप्स झारखंड के पाकुड़ जिले से मंगाए गए। झारखंड से जो हमारे जितने भी बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ज्यादा हाइट वाले, तो उसमें जो भी चिप्स, स्टोन चिप्स यूज हुआ है वो पाकुड़ का से लाया गया है। दूसरा, जो ट्रैक के ऊपर जो बालास्ट होता है उस पे जो हमारा वो भी पाकुड़ से आया है। रेलवे के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी के मुताबिक पाकुड़ के पत्थर अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर है। ये न सिर्फ मजबूत है बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहते हैं। इंजीनियरिंग के लिहाज से ये पत्थर हर पैमाने पर फिट बैठते हैं। एक इंजीनियरिंग मटेरियल होता है, उसका सम प्रॉपर्टी होता है, उसको फुलफिल करना होता है, तो वो उसमें वो उस ग्रेड में जो है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वो क्वालिटी पे खरा उतरता है। रांची विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्र विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी बताते हैं कि पाकुड़ के पत्थर बेसल्टिक रॉक होते हैं जो ज्वालामुखी के लावा से बने हैं। इनके ग्रेन्स बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए ये चट्टानें बेहद कठोर और टिकाऊ होती हैं। पाकुड़ के चट्टानों का इस्तेमाल किया गया है और पाकुड़ के जो चट्टान या पत्थर बोलिए वो बेसिकली बेसल्टिक रॉक है जो ज्वालामुखी लावा के फ्लो से बना है, और ये इसको हम लोग राजमहल ट्रैप भी कहते हैं। और इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है, और इसका कारण क्या है कि जब लावा धरती के ऊपर आया क्रिटेशियस एज, आज से करीबन 12 से 13 करोड़ वर्ष पहले, क्रिटेशियस एज के बाद ज्वालामुखी विस्फोट में ये आपका पत्थर जो है स्टोन्स बनने लगे, क्रिस्टलाइज्ड होने लगे, तो इसके ग्रेन्स बहुत फाइन है क्योंकि ये तुरंत क्रिस्टलाइज हो गए, जिसके चलते आज ये पत्थर की जो हार्डनेस वगैरह जो है ना काफी ज्यादा है। पाकुड़ के पत्थर अपनी मजबूती के लिए देश ही नहीं विदेशों तक मशहूर है। बड़ी और टिकाऊ संरचनाओं में इनका इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र इस तरह के खनिज संपदा से भरपूर है। दो पत्थर मेन है, एक आपका इग्नियस और दूसरा आपका मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक तो हाईली मेटामॉर्फोस्ड हो गया, तो इग्नियस ही रॉक है जिसमें बेसल्ट एंड ग्रेनाइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग डेकोरेटिव पर्पस, कंस्ट्रक्शंस पर्पस, रोड बनाने के लिए और आपका रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए और भी बहुत सारे ये दो पत्थर हमारा बेसिक इन्वॉल्व होता है। जो झारखंड से लगा हुआ एरिया है वहाँ इस तरह के पत्थर मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा ही है छोटनागपुर प्लेटो जो है। तो चाहे छोटनागपुर, बंगाल नीस इसको पहले बोलते थे, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक था जो सारे इसी में थे। तो बहुत जगह माइनिंग होता है आपका स्टोन्स का। हमने कहा सिंहभूम से लेकर, खूंटी से लेकर, पाकुड़ से लेकर, बंगाल से लेकर, उड़ीसा, झारखंड, सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। झारखंड के पाकुड़ से निकले ये पत्थर अब मिजोरम में विकास की नई पटरी की नींव बन चुके हैं। झारखंड के पाकुड़ के पत्थर मिजोरम तक पहुंच रही रेल ट्रैक की बुनियाद को मजबूती से थामे खड़े हैं। यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि झारखंड के योगदान और देश की एकजुट ताकत और एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक है। डीडी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं गौरव पुष्कर। उन्होंने आइजॉल में पत्रकारों को प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि देश के रेल मानचित्र पर पहली बार जुड़ने जा रहे मिजोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जाएगी। इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की ढुलाई सस्ती होगी और किसानों के उत्पादन को दूर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इनॉग्रेट करेंगे बायरबी सारंग को प्रोजेक्ट को, उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजॉल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, सभी विद्वतजन, देवी और सज्जनों, आज विज्ञान भवन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है।
कुछ ही दिन पहले मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में ही हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो वो अनुभव किसी टाइम ट्रेवल जैसा होता है। मन में विचार भी आता है कि आज और पहले की परिस्थितियों में कितना जमीन आसमां का अंतर था। आज हम कीबोर्ड की मदद से इतना कुछ लिख लेते हैं, डिलीट और करेक्शन का ऑप्शन भी होता है। हम प्रिंटर्स के जरिए एक पेज की हजारों कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की उस दुनिया की कल्पना करिए। तब ऐसे आधुनिक मटेरियल रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पूर्वजों को उस समय बौद्धिक रिसोर्सेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक एक अक्षर लिखते समय कितना ध्यान देना होता था। एक एक ग्रंथ के लिए इतनी मेहनत लगती थी और उस समय भी भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान, विज्ञान, पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी, कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। साथियों, भारत की ज्ञान परंपरा आज तक इतनी समृद्ध है क्योंकि इसकी नींव 4 मुख्य पिलर्स पर आधारित है। पहला,
प्रिजर्वेशन, दूसरा इनोवेशन, तीसरा एडिशन और चौथा एडेप्टेशन। साथियों, अगर मैं प्रिजर्वेशन की बात करूं तो आप जानते हैं हमारे यहां सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। वेद सर्वोपरि है। पहले वेदों को श्रुति के आधार पर अगली पीढ़ी को दिया जाता था और हजारों वर्षों तक वेदों को बिना किसी त्रुटि के ऑथेंटिसिटी के साथ प्रिजर्व किया गया। हमारी इस परंपरा का दूसरा पिलर है इनोवेशन। हमने आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और मेटलर्जी में लगातार इनोवेट किया है। हर पीढ़ी पहले से आगे बढ़ी और उसने पुराने ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाया। सूर्य सिद्धांत और वराहमिहिर संहिता जैसे ग्रंथ लगातार लिखते जा रहे हैं और नया ज्ञान उसमें जुड़ता रहा है। हमारे संरक्षण का तीसरा पिलर है एडिशन, यानी हर पीढ़ी पुराना ज्ञान संरक्षित करने के साथ साथ नया कंट्रीब्यूट भी करती थी। जैसे कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई, रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें मिले, वेदों और उपनिषदों पर भाष्य लिखे गए। हमारे आचार्यों ने द्वैत, अद्वैत जैसी व्याख्याएं दी। साथियों, इसी तरह चौथा पिलर है एडेप्टेशन, यानी हमने समय के साथ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के भी किया और जरूरत के अनुसार खुद को बदला भी। हमने डिस्कशन पर जोर दिया, शास्त्रार्थ की परंपरा का पालन किया, तब समाज ने अप्रासंगिक हो चुके विचारों का त्याग किया और नए विचारों को स्वीकार किया। मध्यकाल में जब समाज में कई बुराइयां आई तो ऐसी विभूतियां भी आई जिन्होंने समाज की चेतना को जागृत रखा और विरासत को सहेजा, उसे संरक्षित किया। साथियों, राष्ट्रों की आधुनिक अवधारणा से अलग भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, अपनी चेतना है, अपनी आत्मा है। भारत का इतिहास सिर्फ सल्तनतों की जीत हार का नहीं है। हमारे यहां रियासतों और राज्यों के भूगोल बदलते रहे, लेकिन हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में, मैन्युस्क्रिप्ट में हमें भारत के निरंतर प्रवाह की रेखाएं देखने को मिलती है। ये पांडुलिपियां हमारी विविधता में एकता की घोषणा पत्र भी है, उद्घोष पत्र भी है। हमारे देश में करीब 80 भाषाओं में मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है। संस्कृत, प्राकृत, असमिया, बांग्ला, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, ऐसी कितनी ही भाषाओं में ज्ञान का अगाध सागर हमारे यहां मौजूद है। गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट में हमें कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास बताती है। मैंने अभी जो छोटा सा एग्जीबिशन रखा है वो देखने गया था, वहां इसकी विस्तार से वर्णन भी है और उसके चित्र भी मौजूद है। कौटिल्य अर्थशास्त्र की पांडुलिपि हमें राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में
भारत की समझ का पता चलता है। आचार्य भद्रबाहु के कल्पसूत्र की पांडुलिपि में जैन धर्म का प्राचीन ज्ञान सुरक्षित है। सारनाथ की मैन्युस्क्रिप्ट में भगवान बुद्ध का ज्ञान उपलब्ध है। रसमंजरी और गिद्ध गोविंद जैसे मैन्युस्क्रिप्ट ने भक्ति, सौंदर्य और साहित्य के विविध रंगों को संजो कर रखा है। साथियों, भारत की इन मैन्युस्क्रिप्ट में समूची मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट्स है। इन पांडुलिपियों में फिलॉसफी भी है, साइंस भी है, इनमें मेडिसिन भी है, मेटाफिजिक्स भी है, इनमें आर्ट भी है, एस्ट्रोनॉमी भी है और आर्किटेक्चर भी है। अब कितने ही उदाहरण लीजिए, मैथमेटिक्स से लेकर के बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर साइंस तक पूरी आधुनिक साइंस की बुनियाद जीरो पर टिकी है। आप सब जानते हैं, शून्य की ये खोज भारत में हुई थी और बक्साली पांडुलिपि में शून्य के उस प्राचीन प्रयोग और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के प्रमाण आज भी सुरक्षित है। यशोमित्र की बोवर पांडुलिपि हमें सदियों पुराने मेडिकल साइंस के बारे में बताती है। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे ग्रंथों की पांडुलिपियों ने आयुर्वेद के ज्ञान को आज तक सुरक्षित रखा है। शुल्ब सूत्र में हमें प्राचीन जियोमेट्रिकल नॉलेज मिलती है। कृषि पराशर में एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल नॉलेज की जानकारी मिलती है। नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की मैन्युस्क्रिप्ट से हमें मानव के भावनात्मक विकास की यात्रा को समझने में मदद मिलती है। साथियों, हर देश अपनी ऐतिहासिक चीजों को सिविलाइजेशनल एसेट्स और ग्रेटनेस के तौर पर विश्व के सामने पेश करता है। दुनिया के देशों के पास कहीं कोई मैन्युस्क्रिप्ट, कोई आर्टिफैक्ट होता है तो वो उसे नेशनल ट्रेजर के रूप में सहेजते हैं और भारत के पास तो मैन्युस्क्रिप्ट का इतना बड़ा खजाना है, ये देश का गौरव है। अभी कुछ समय पहले मैं कुवैत गया था, तो मेरे प्रवास के दरमियान मेरी कोशिश रहती है कि वहां कोई 4-6 इन्फ्लुएंसर्स हो और मेरे पास समय हो तो कुछ समय मैं उनसे बिताता हूं, उनकी सोच समझने का प्रयास करता हूं। मुझे कुवैत में एक सज्जन मिले जिनके पास सदियों पहले भारत से समुद्री मार्ग से व्यापार कैसे होता था, उस पर इतने डॉक्यूमेंट्स उनके पास है और उन्होंने इतना संग्रह किया है और वो इतने गौरव, यानी बड़े गौरव के साथ कुछ लेकर के मेरे पास आए थे। मैंने देखा, यानी ऐसा क्या क्या होगा, कहां कहां होगा, हमने इन सबको संजोना है। अब भारत अपने इस गौरव को गर्व के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। अभी यहां कहा गया है कि दुनिया में जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स है हमने खोज करके लाना चाहिए। और फिर धीरे से कहा प्रधानमंत्री जी ने करना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे से यहाँ चोरी की जो मूर्तियां हैं
पहले बहुत कम मात्रा में आई थी, आज सैकड़ों की संख्या में पुरानी मूर्तियां वापस आ रही। वापिस इसलिए नहीं आ रही कि वो मेरा सीना देख करके तय करते दे दो यार, ऐसा नहीं है। उनको भरोसा है कि ऐसे हाथ में सुपुर्द करेंगे तो उसका गौरव बढ़ाने का पूरा प्रयास है। आज विश्व में भारत ने विश्वास पैदा किया है, लोगों को लगता है यह सही जगह है। जब मैं मंगोलिया गया, वहां बौद्ध भिक्षुओं से मैं संवाद कर रहा था, तो मैंने देखा उनके पास काफी मैन्युस्क्रिप्ट थी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं इसके लिए कुछ काम कर सकता हूं। उन सारी मैन्युस्क्रिप्ट को लाए, उसको डिजिटलाइज किया और उनको फिर वापस दिया। अब ये उनका खजाना बन गया है। साथियों, ज्ञान भारतम मिश्रम इस महाअभियान का ही एक अहम हिस्सा है। देश की कितनी ही संस्था हैं इस प्रयास में जन भागीदारी की भावना से सरकार के साथ काम कर रही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी, उदयपुर की धरोहर, गुजरात के कोबा में आचार्य श्री कैलाशपुरी ज्ञान मंदिर, हरिद्वार का पतंजलि, पुणे का भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तांजावुर की सरस्वती महल लाइब्रेरी, ऐसी सैकड़ों संस्थाओं के सहयोग से अब तक 10 लाख से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। कितने ही देशवासियों ने आगे आकर अपनी पारिवारिक धरोहर को देश के लिए उपलब्ध करवाया है। मैं इन सभी संस्थाओं का, ऐसे सभी देशवासियों का भी धन्यवाद करता हूं। मैं एक विषय पर जरूर ध्यान देना चाहूंगा। मैं पिछले दिनों कुछ एनिमल लवर से मिला था। क्यों? आपको हंसी आ गई? हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं और विशेषता है कि ये गाय को एनिमल नहीं मानते। तो उनसे बातों बातों में मैंने उनसे कहा कि हमारे देश में पशुओं की चिकित्सा को लेकर के बहुत कुछ शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट संभव है। जब मैं गुजरात में था, गुजरात के एशियाटिक लायन, तो मेरी एक रुचि थी, तो मैं काफी उसमें रुचि लेता था। तो ऐसी बातें ढूंढता था कि अगर ज्यादा शिकार कर लिया और अगर तकलीफ होती है तो उनको पता होता था कि वो एक पेड़ होता है, उसके फल खाने चाहिए ताकि वॉमिटिंग हो सकता है। ये पशु को मालूम था। इसका मतलब जहां पर लायन की बस्तियां हैं वहां उस प्रकार के फलों के झाड़ होना जरूरी होता है। अब ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे कई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिसमें इन सारी बातों को लिखा गया है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध है और लिपिबद्ध है। हमें खोजना है, खोज करके उसको आज के संदर्भ में व्याख्यायित करना है। साथियों, भारत ने अतीत में कभी भी अपने ज्ञान को पैसे की ताकत से नहीं तोला है। हमारे ऋषियों ने भी कहा है
विद्या दान मतः परम, अर्थात विद्या सबसे बड़ा दान है। इसलिए प्राचीन काल में भारत के लोगों ने मुक्त भाव से मैन्युस्क्रिप्ट को दान भी किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आए थे तो वो अपने साथ 650 से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए थे। नहीं, वो यहां से लेकर के गए थे। और मुझे चीन के राष्ट्रपति ने एक बार बताया कि वो मेरे गांव में सादा समय रहे थे, मैं जहां मेरा जन्म हुआ वड़नगर में। लेकिन जब यहां से चीन वापस गए तो वो राष्ट्रपति शी के जन्म स्थान पर रहते थे। तो वो मुझे वहां ले गए अपने गांव, और वहां जहां ह्वेनसांग रहे थे उस स्थान को मैं देखने के लिए उनके साथ गया। और जो मैन्युस्क्रिप्ट थे उस पूरा विस्तार से मुझे राष्ट्रपति शी ने दिखाया था। और उसमें जो भारत का वर्णन थे उसके कुछ पैराग्राफ थे जिसको इंटरप्रेटर ने मुझे वहां समझाया। यानी मन को बहुत ही प्रभावित करने वाला, वो एक एक चीज देखते थे लग रहा था क्या खजाना होगा हमारे पास। भारत की कई मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी चीन से जापान भी पहुंची है। 7वीं सदी में जापान में उन्हें राष्ट्रीय पूंजी की तरह होर्युजी मोनेस्ट्री में संरक्षित किया गया। आज भी दुनिया के कितने ही देशों में भारत की प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत हम ये भी प्रयास करेंगे कि मानवता की ये साझी धरोहर एकजुट हो। साथियों, हमने G20 के सांस्कृतिक संवाद के दौरान भी इसकी पहल की थी। जिन देशों के भारत के साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है, हम उन्हें इस अभियान में साथ जोड़ रहे हैं। हमने मंगोलियन कंजूर के रिप्रिंटेड वॉल्यूम्स को मंगोलिया के एम्बेसडर को गिफ्ट किया था। 2022 में 108 वॉल्यूम्स मंगोलिया और रूस की मॉनेस्ट्रीज में भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। हमने थाईलैंड और वियतनाम की यूनिवर्सिटी के साथ एमओयूज किए हैं। हम वहां के स्कॉलर्स को पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन प्रयासों के चलते पाली, लान्ना और चाम भाषाओं की कई मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटाइज किया गया है। ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम इन प्रयासों को और विस्तार देंगे। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए एक और बड़ा चैलेंज भी एड्रेस होगा। भारत के ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से जुड़ी अनेक जानकारियां जो अहम और जो हम सदियों से इस्तेमाल करते रहे हैं, उन्हें दूसरों द्वारा कॉपी करके पेटेंट करा लिया जाता है। इस पायरेसी को रोकना भी आवश्यक है। डिजिटल मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए इन प्रयासों को और गति मिलेगी और इंटेलेक्चुअल पायरेसी पर लगाम लगेगी। दुनिया को भी तमाम विषयों पर प्रामाणिकता के साथ मौलिक स्रोतों का पता चलेगा। साथियों, ज्ञान भारतम मिशन का एक और बहुत अहम पक्ष है। इसके लिए हम रिसर्च और इनोवेशन के कितने ही नए डोमेन खोल रहे हैं। आज दुनिया में करीब $2.5 ट्रिलियन की कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री है। डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट इन इंडस्ट्री की वैल्यू चेन्स को फीड करेगी। ये करोड़ों मैन्युस्क्रिप्ट, इनमें छिपी प्राचीन जानकारी एक बहुत बड़ी डेटा बैंक का भी काम करेगी। इनसे
डेटा ड्रिवन इनोवेशन को नया बुश मिलेगा। टेक फील्ड में के युवाओं को उनके लिए इसमें नए अवसर बनेंगे। जैसे जैसे मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा, एकेडमिक रिसर्च के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, हमें इन डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट का अध्ययन करने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई का उपयोग भी बढ़ाना होगा। मैं इस बात से सहमत हूं जब यहां प्रेजेंटेशन में कहा गया कि भाई टैलेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को एआई रिप्लेस नहीं कर सकती है, और हम भी चाहते हैं कि रिप्लेस न करे, हम नई गुलाबी हो जाए, शिकार हो जाएंगे। वो एक सपोर्ट सिस्टम है, हमें मजबूती देती है, हमारी ताकत को बढ़ावा देती है, हमारी गति को बढ़ावा देती है। एआई की मदद से इन प्राचीन पांडुलिपियों को अगर गहराई से समझा जा सकता है और उनका विश्लेषण भी किया जा सकता है। अब देखिए, वैदिक मैथमेटिक्स सारे ग्रंथ अवेलेबल नहीं है, जो है अगर एआई के माध्यम से हम कोशिश करें तो संभव है कि कई नए सूत्रों की संभावना है खोजने की, हम खोज सकते हैं। इन मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद ज्ञान को दुनिया के सामने कैसा लाया जाए, इसमें भी एआई की मदद ली जा सकती। दूसरी एक समस्या है कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट बिखरे पड़े हैं और अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किए गए हैं। एआई का फायदा ये होगा कि इन सबको इकट्ठा किया जा सकता है और उसमें से अमृत निचोड़ने में वो एक बहुत ही अच्छा सा हमें यंत्र मिल सकता है कि हम 10 जगह पे चीजें पड़ी होगी, लेकिन एआई से हम इसको एक साथ ला करके देख सकते हैं। हम उसका अर्थ हो सकता है, जैसे प्रारंभ में ही प्रेजेंटेशन में आया कि एक ही प्रकार के शब्दों का कई उपयोग है। हो सकता है कि उनको एक बार चलिए 100 क्वेश्चन बन जाएंगे तो सॉल्व करना, आज लाखों क्वेश्चन में हम उलझे पड़े हैं, 100 तक तो ले आएंगे। हो सकता है फिर हमारा मानव शक्ति जुड़ जाएगी तो उसका परिणाम ले आएगी। लेकिन ऐसी कई कठिनाइयां भी हैं, लेकिन रास्ते भी हैं। साथियों, मैं देश के सभी युवाओं से आह्वान करता हूं, आप आगे आकर इस अभियान से जुड़िए। और मुझे अभी बता रहे थे मंत्री जी की कल से आज तक जो लोग काम इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 70% लोग युवा हैं। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी इसकी सफलता की निशानी है। अगर युवाओं ने उसमें रुचि लेना शुरू किया तो ये मैं पक्का मानता हूं कि हम बहुत तेजी से सफल होकर रहेंगे। हम कैसे टेक्नोलॉजी के जरिए अतीत को एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कैसे इस ज्ञान को एविडेंस बेस्ड पैरामीटर्स पर मानवता के लिए सुलभ बना सकते हैं, हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी इसके लिए नए इनिशिएटिव लेने चाहिए। आज पूरा देश स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है। ये अभियान उसका भी एक विस्तार है। हमें अपनी धरोहरों को, अपने सामर्थ्य को, यानी सामर्थ्य का पर्याय बनाना है। मुझे विश्वास है ज्ञान भारतम मिशन से भविष्य के एक नया अध्याय शुरू होना जा रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसे विषय होते हैं कि जिसमें कोई ग्लैमर नहीं होती है, कोई चमक दमक नहीं होती है, लेकिन इसका सामर्थ्य इतना है कि जो सदियों तक किसी को हिला नहीं पाता है। इस सामर्थ्य के साथ जुड़ना है। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
सीधा प्रसारण विज्ञान भवन से आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपना संबोधन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पास जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उसका बड़ा खजाना है, बड़ा भंडार है, उसकी उपयोगिता है और किस तरह से ये समृद्ध विरासत हमारे भविष्य के सामर्थ्य की आधार बन सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसे डिजिटाइज करके किस तरह से AI का प्रयोग करके इस विरासत को समृद्ध किया जा सकता है, इस भविष्य के ज्ञान के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हम आपको बताएं तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट संग्रह है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने संबोधन में कि भारत की ज्ञान परंपरा बेहद समृद्ध है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई ये भी कहा। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये पांडुलिपियां विविधता में एकता का उद्घोष भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देश की महान विभूतियों ने समाज की चेतना को जागृत रखा है। प्रधानमंत्री की बड़ी बातें हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा देश में 80 भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट उपलब्ध हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा मैन्यूस्क्रिप्ट में समुचित मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट है। इसके साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा अब तक 10 लाख से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। इसके साथ ही अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज सैकड़ों की संख्या में पुरानी मूर्तियां देश में वापस आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि पशुओं की चिकित्सा को लेकर शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के कई देशों में भारत की प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की ये बड़ी बातें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से हमारी समृद्ध विरासत है और उसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स ने प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी दिए। तो ये वर्किंग ग्रुप्स जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए। प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत के पास एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और ये जो पांडुलिपियां हैं, ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, इनका डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच में तेजी लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी अब मौजूद है। प्रधानमंत्री ने ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया। इसके साथ ही ये वर्किंग ग्रुप्स हैं जो अपना प्रेजेंटेशन उस वक्त दे रहे हैं और ये सम्मेलन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका विषय है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। और ये अपने आप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसने भारत की पांडुलिपि विरासत को संरक्षित और डिजिटाइज करने के लिए चर्चा, विचार विमर्श और आगे का रास्ता तैयार करने के लिए देश भर के हितधारकों को आमंत्रित किया है। और ये प्रेजेंटेशन जो है वो वहाँ पर अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं जो आए हुए हैं और अपना प्रेजेंटेशन वहाँ पर दे रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा भी कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट संग्रह है। भारत की ज्ञान परंपरा बेहद समृद्ध है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से वेदों को भारतीय संस्कृति का आधार माना गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये भी बताया कि मूल वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायण लिखी गई और ये पांडुलिपियां विविधता में एकता का उद्घोष भी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश की महान विभूतियों ने समाज की चेतना को जागृत रखा है और देश में 80 भाषाओं में मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैं उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री ने इन पांडुलिपियों को या मैन्यूस्क्रिप्ट को समुचित मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट बताया। और ये तमाम वर्किंग ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपने अपने प्रेजेंटेशन इस सम्मेलन में दिए। अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन, और उसमें वर्किंग ग्रुप्स प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए, प्रधानमंत्री ने जब इस सम्मेलन को संबोधित किया तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो पांडुलिपियां होती हैं उनमें समुचित मानवता की विकास यात्रा का फुटप्रिंट होता है। अब तक 10 लाख से ज्यादा पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जा चुका है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि सैकड़ों की संख्या में पुरानी मूर्तियां देश में वापस आ रही हैं। साथ ही पशुओं की चिकित्सा को लेकर शास्त्रों में महत्वपूर्ण जानकारी है और दुनिया के कई देशों में भारत की प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट रखी हुई है। तो जो पारंपरिक हमारी विरासत है, उसका जो सामर्थ्य है, उसको और किस तरह से मजबूत करना है आगामी विकास यात्रा में, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण ये सम्मेलन। और इसमें जो अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए, प्रधानमंत्री ने आज ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ भी किया। और ये पोर्टल अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मैन्यूस्क्रिप्ट संग्रह है। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो उसकी समृद्धता है, उसको ये पोर्टल दिखाता है। और ये अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं जो प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री ने आज हिस्सा लिया, अपना संबोधन दिया और बताया कि देश में जो 80 भाषाओं में पांडुलिपियां उपलब्ध हैं, किस तरह से इनके जरिए समाज की चेतना को लगातार जागृत रखा गया है और कैसे ये जो पांडुलिपियां हैं वो विविधता में एकता का उद्घोष हैं। तमाम वर्किंग ग्रुप्स प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए और बताते हुए कि किस तरह से इस सामर्थ्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इस सामर्थ्य को दुनिया के सामने बताया जा सकता है और किस तरह से इस सामर्थ्य को विकास यात्रा में आगे बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं जो पीएम के सामने प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया और प्रधानमंत्री उसे देखते हुए, सुनते हुए और जो उनके भाव हैं उनको समझते हुए, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन देते हुए ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स ने प्रधानमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया। तो ये अपने आप में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक अनूठा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें बताया गया है जो हमारी समृद्ध परंपरा है, जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, उसे किस तरह से और मजबूत किया जा रहा है, किस तरह से उसे आधुनिकता से जोड़कर देश की विकास यात्रा में एक अहम कड़ी बनाया जा रहा है। तो ये दृश्य जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम पोर्टल का भी आज शुभारंभ किया और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, हमारी पांडुलिपि हैं, उन्हें डिजिटाइज करने में, उनके संरक्षण के लिए और सब तक उनकी पहुंच हो, उसकी दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और इस सम्मेलन में देश विदेश के 1100 से अधिक विद्वान और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं और विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिया। 1100 से अधिक विद्वान हैं, विशेषज्ञ हैं जो इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और इसकी जो विषय है वो भी यही है, पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति। तो ये थीम अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जो बताती है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी पुनः प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास। इसके साथ ही इस प्रसारण में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।